हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक अगला चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है और साथ ही स्कूल एग्ज़ाम में भी अपना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है। सो बेसिकली चैप्टर चालू करने से पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। सो बेसिकली बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली बॉडी में क्या फ्लो होता है, तो बॉडी में फ्लो होता है हमारा ब्लड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, किस किस कंपोजिशन से वो होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है पूरी बॉडी में, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेके आता है फ्रॉम प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन से और पहुंचाता है आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, आगे देखते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट लेके आता है टिश्यू से और पहुंचाता है आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम तक। ओके, और साथ ही ये हेल्प करता है डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस में। जो हमारी बॉडी में वायरसेस आते हैं तो उनको जो मारने का जो काम करता है वो करता है आपका वायरस, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी। और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। एक नॉर्मल बॉडी कितना टेम्परेचर सह सकती है? 37 डिग्री सेल्सियस ओनली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में कि ह्यूमन ब्लड है क्या और उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्लड एक टाइप का फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर है आपका प्लाज्मा और आपका कुछ एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को बोलते हैं ब्लड कर्पल्स। और ये ब्लड कर्पल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्लाज्मा के ऊपर। बेसिकली जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ ब्लड है। ठीक है, आगे देखते हैं। और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी का 6 से 8% प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन। उनमें से कुछ मेजर प्रोटीन आपको याद रखनी है। लाइक है, सबसे पहले इसमें आया फिब्रिनोजन, उसके बाद आया आपका ग्लोबुलिन्स और उससे अगला आया आपका एल्बुमिन्स। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखनी है। इनके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन, सबसे पहले फिब्रिनोजन का फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक है तो बताएंगे तब हम आपको होता क्या है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये समझिए कि एक टाइप का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ठीक है, आगे ग्लोबुलेंस क्या होता है? ग्लोबुलेंस ये हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में, यानी डिफेंस में हेल्प करता है ये। और एल्बुमिन्स जो है वो हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो प्लाज्मा है कुछ आयंस भी कंटेन करके रखता है, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एक्सेट्रा। और अगर आपके प्लाज्मा में कोगुलेशन फैक्टर नहीं है तो आपके प्लाज्मा को बोलते हैं हम सीरम। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा आपका। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था। तो लगभग 45% हिस्सा होते हैं हमारे ब्लड के अंदर आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, नेमली एरेथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसी बोल देते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट भी बोल देते हैं। यहाँ पे आरबीसी जो आप बोलोगे ना तो रेड ब्लड तक सही है। आप सेल्स जो बोल देते थे 10th क्लास तक वो थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप 11th में हो तो अब आप बोलो उसे कर्पसल्स। क्या? कर्पसल्स, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सो बेसिकली इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एराथ्रोसाइट्स के बारे में। एराथ्रोसाइट्स का जो नंबर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो लगभग 5 मिलियन होता है। इनके पास अपना ना ही न्यूक्लियस होता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता और ना ही
हाँ मतलब इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। ओके, और बात करते हैं अपनी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है समथिंग ऐसा होता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से आपका इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर बेसिकली ये इस तरीके से ये फिल होती है, ये लाइक दिस, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आपका ये फिल है। तो ये जो फिल है ये एक पिगमेंट की हेल्प से फिल है जिसका नाम है आपका हेमियोग्लोबिन। तो हेमियोग्लोबिन जो है वो आपका क्या है, हेमियोग्लोबिन आगे देखते हैं। सो एक एडल्ट पर्सन के अंदर अगर 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमियोग्लोबिन प्रेजेंट है 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। आगे देखते हैं, इनका जो रेड ब्लड कर्पल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। आगे देखते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली इनका नंबर 6000 से लेके 8000 मीटर तक होता, मीटर क्यूब तक होता है। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहे जाते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, इन्फेक्शन से, और ये लगभग 62% ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं। आगे देखते हैं इसिनोफिल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में एलर्जी का रोल प्ले करते हैं। एलर्जी में जो दिक्कत आ जाती है उनको ठीक करने का जो काम करते हैं वो आपके इसिनोफिल्स कहते हैं, और ये 2 से 3% होते हैं ल्यूकोसाइट्स में। बेसोफाइल जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, और ये 0.5 से 1% तक होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, ये बेसिकली प्लेटलेट्स होते हैं और ये 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक होते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि कनेक्टेड होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखते हैं क्या है। उससे पहले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखने से पहले हम देखते हैं कुछ ब्लड ग्रुप्स के बारे में। बेसिकली ब्लड ग्रुप्स आपने बहुत सुना होगा कि उसका ए पॉजिटिव, उसका बी पॉजिटिव, आप उसका ए ओ नेगेटिव। सो बेसिकली आज इसमें हम थोड़ा सा ये समझेंगे। सो बेसिकली हमारे कोर्स में ये दो ही ग्रुप हैं, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग, जो कि अपने अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है। वो दोनों केसेस में क्या होता है, इन बोथ केसेस क्राइटेरिया इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंटीजन ऑन द सर्फेसिस ऑफ एराथ्रोसाइट्स। सो बेसिकली इसमें एंटीजन समझ लीजिए पहले। एंटीजन कुछ भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हार्म पहुंचे, कुछ भी ऐसी थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड भी इनडायरेक्टली एंटीजन ही है एक, ठीक है। तो कुछ एंटीजन आपकी बॉडी, आपके एराथ्रोसाइट्स के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ब्लड ग्रुप्स में। आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। तो एबीओ ग्रुपिंग चालू करते हैं। इसमें बेसिकली प्रेजेंस होगा या तो एंटीजन ए या एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और बेसिकली डिफरेंट इंडिविजुअल में प्लाज्मा, डिफरेंट इंडिविजुअल के प्लाज्मा में कहीं कहीं तो ये लैक करती हैं एंटीबॉडीज़, इनकी एंटीबॉडीज़ कहीं कहीं तो लैक करती हैं, और कहीं कहीं 1 से 2 एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बेसिकली जो एंटीजन को मारती हैं, ठीक है, वो आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं। पहले आप इस थोड़ा सा इसका थोड़ा टेबल देखिए, तो टेबल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। सो बेसिकली देखिए इसे, ब्लड ग्रुप अगर ए है आपका, तो एंटीजन आपके आरबीसी पे ए प्रेजेंट है, तो आपका जो प्लाज्मा है वो एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा, हमेशा बी बनाएगा, हमेशा उससे उल्टी बनाएगा। तो आपको ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, ए ग्रुप कर सकता है और ओ ग्रुप कर सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, ए एंटीबॉडी बनाएगा, जी हाँ। तो आपका डोनर ग्रुप जो हुआ वो बी या ओ हुआ। और अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी आपकी, सॉरी एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी पे ए या बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं बनाएगा प्लाज्मा में। और लेकिन डोनर ग्रुप आपके ए बी और ओ हो सकता है। और ओ की बात करें, ओ में तो कुछ एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, लेकिन तब भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं आपके प्लाज्मा में। वो कौन कौन सी, ए या बी, ठीक है। और डोनर ग्रुप आपका सिर्फ ओ ही होता है। क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओ आपका रेयर माना जाता है।
ओ ब्लड ग्रुप इज वेरी रेयर ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी पे सिर्फ एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा या एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, और बाकी में देख लो या तो किसी में है ही नहीं, है तो एक है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें दोनों में से एक होगा। ठीक है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या पता। ठीक है, तो इसलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग के ऊपर। आर एच ग्रुपिंग क्या है? आर एच एक ऐसा एंटीजन था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रेसस मंकी के अंदर। मंकी की एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है रेसस मंकी। बेसिकली ये आर एच एंटीजन ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही पाया गया। लगभग 80% लोगों के ऊपर अब भी पाया जाता है। जिनके ऊपर ये आर एच एंटीजन पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनके ऊपर नहीं पाया जाता उनको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। अब हम बात करते हैं थोड़ा कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थोड़ा जेल की फॉर्म में होना, थोड़ा गाढ़ा हो जाना। ठीक है, सो बेसिकली ये कब होता है? जब आपकी चोट लगती है तब होता है। जब कभी आपकी चोट लगती है तो उस जगह से खून निकलने लग जाते हैं जहाँ से आप पे चोट लगी है, लेकिन कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है। कभी आपने ऐसा सोचा क्यों? क्योंकि ब्लड एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन। और क्यों फॉलो करता है? टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। उस ब्लड को रिकवर करने के लिए जो आपकी बॉडी से इंजरी के दौरान निकल गया था, उसको रिकवर करने के लिए एक प्रोसेस होती है ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है इसमें? ए ब्लड इज a clot is formed which consists network of fibers called fibrin in which dead and damaged cells are trapped. The blood cells injured blood vessels and thereby bleeding stops. क्लॉट एक टाइप का पपड़ी सी होती है जो आपकी जहाँ पे आपके चोट लगी हुई होती है उसके ऊपर थोड़ी लेयरिंग सी जो आ जाती है। बेसिकली वो नेटवर्क होता है बहुत सारे फाइबर्स का। और फाइबर्स कौन से फाइबर्स? फाइबर्स का नाम होता है यहाँ पे फिब्रिन। फिब्रिन, और जिसमें जो फिब्रिन फाइबर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ पर आपके चोट लगी है और उन सेल्स को ट्रैप कर लेता है जो डैमेज हो चुके हैं, और उसकी हेल्प से वो सील कर देता है उन ब्लड वेसल्स को, और उसके कारण वहाँ से ब्लीडिंग कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, देखिएगा। देखिए, अब देखना, बेसिकली जब आपके चोट नहीं लग रही होती उस समय एक एंजाइम प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। एंजाइम का नाम होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। तो जो आपकी चोट नहीं लगी होती है इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, जैसे ही आपकी चोट लगी तो आपका ब्रेन सिग्नल कहेगा कि वहाँ पे चोट लग गई है, तो ये एक्टिव स्टेज में आएगा और बन जाएगा थ्रोम्बिन। किसकी प्रेजेंस में होगा? ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा जिसका नाम होता है आपका थ्रोम्बिकेज। देखिए नाम, थ्रोम्बिकेज। अब फिब्रिनोजन जो था आपका प्लाज्मा के अंदर एक मेजर प्रोटीन, वो क्या होगा यहाँ पे? फिब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन बन जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया था, जो नेटवर्क होता है, जो क्लॉट जो होता है वो नेटवर्क होता है फिब्रिन का। तो बेसिकली ये वही फिब्रिन है, और ये नेटवर्क जब ये जो फिब्रिन है ये प्रिवेंट किस तरीके से कर रहा है क्लॉटिंग को? क्योंकि ये ग्रुप बना लेता है अपना, ये ग्रुप बना लेता है और बन जाता है क्लॉट बन जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, by this we have completed the first part of this chapter. Hope you understand these topics. If you have any doubt regarding this first part, write down on comment section. I will answer as soon as possible. मिलता हूँ बहुत जल्दी इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ, बी हैप्पी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।